अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। हुकूमत की मुद्दत खत्म होने के जूं दिन करीब आते जा रहे हैं, सियासी पारा हाई होता जा रहा है। इलेक्शन एक्ट में तरामीम के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात नजर आना शुरू हो चुके हैं। नून लीग ने आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट में तरामीम मंजूर कराने की कोशिश तो की, लेकिन उन्हें अपने इत्तेहादियों की जानिब से सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। नून लीग की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 230 में तरमीम पर एतराज़ात उठा दिए हैं। इस शिक में तरमीम के जरिए निगरान हुकूमत के इख्तियारात में और खुसूसन निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में इजाफा होने जा रहा है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर मुस्लिम लीग नून को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? कहीं इसके वजह ये खदशात तो नहीं है कि इलेक्शन नवंबर से एक्सटेंड होने जा रहे हैं और निगरान हुकूमत की मुद्दत तवील होगी। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 230 की सब क्लास 2A में तरमीम की तस्दीक गुज़श्ता रोज़ हमारी प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इसमें की। डार साहब, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है सेक्शन 230, इसका मतलब कि फिर वो अमेंड होने जा रहा है? टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग जी, मेरा ख्याल है कि ये कौम से छुपाने की बात नहीं है, उनको पता चल जाएगा और बिल्कुल उसको अमेंड होना चाहिए ताकि आप 3 महीने कौम के 3 घंटे ज़ाया नहीं कर कौम के आप 3 महीने सिर्फ डे टू डे काम करें तो क्यों करें? जो नेक्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा वो अहम फैसले करने की पोजीशन में होगा। हाँ, तो बिल्कुल होने चाहिए। इलेक्शन एक्ट में तरामीम क्या होने जा रही हैं उस पर अगर नजर डालें तो इलेक्शन एक्ट 2023 में 54 तरामीम शामिल की गई हैं। शिक 230 की सब क्लास 2 में तरमीम के जरिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो आलमी इदारों, दीगर ममालिक और इकनॉमिक फ्रंट पर अहम फैसले करने की पोजीशन में आ जाएंगे। उसे मुल्की मईशत के मफाद में अहम फैसलों का इख्तियारात उन्हें हासिल हो जाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रात 11 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन को नताइज भेजने के पाबंद होंगे। इसी तरह उम्मीदवार 60 रोज में कौमी असम्बली या सेनेट की नशिस्त पर हल्फ लेने के पाबंद होंगे। इंतखाबी अखराजात के लिए उम्मीदवार पहले से ही जेर इस्तेमाल बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकेंगे। गफलत पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा भी काफ़ी सारी तरामीम है, लेकिन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी ने इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 230 में तरमीम की मुखालफत करते हुए कहा कि आप एक निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के बराबर ला रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट को मजीद इख्तियारात इस तरमीम के देने के थ्रू मुतरादफ होगा ऑफ पुटिंग द लास्ट नेल इन द कॉफन कि आप उस। इसी तरह वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ इन तरामीम के हवाले से उन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए जो उन पर एतराज़ात उठे कि जी इलेक्शन एक्ट में तरामीम के लिए स्पीकर ने इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी बनाई थी जिसमें कोई ऐसी जमात नहीं जिनकी हाजिरी ना हो और तमाम ये तरामीम जो हैं वो इत्तेफाक राय से हुई थी, तो आज इन पर एतराज़ क्यों किया जा रहा है? सर 2018 के इलेक्शंस पे सियासी जमातों को बहुत से एतराज़ात हुए और उसमें जो शफाफियत थी प्रोसीजर्स की उसकी कमी महसूस की गई। हालांकि 2017 का इलेक्शन एक्ट बड़ी हरक्रेजी के बाद तैयार किया गया और मेरे बहुत सारे सीनियर्स आज इस ऐवान में मौजूद हैं जो उस कमेटी का हिस्सा थे। रिकॉर्ड से पता चलता है कि बेतहाशा मीटिंग्स के बाद एक कमेटी तश्कील पाई थी जिन्होंने ये तजावीज़ लाए और सारे लॉज को यकजा करके एक इलेक्शन एक्ट 2017 बना दिया गया और उस पर 0 डिसेंट थी, सब ने उसकी हमायत की। इसी तरह इसी पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात के चेयरमैन सरदार अयाज सादिक ने आज कौमी असम्बली में कहा कि तमाम कमेटी अरकान ने उन्हें अपनी इनपुट दी। ये तमाम तरामीम जो हैं तकरीबन मुतफिका हैं और हमने ईवान से बाहर से भी तरामीम ली। तकरीबन कंसेंसस से ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ और इसमें कोई भाव नहीं है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिसका ट्रांसक्रिप्ट भी ली जा सकते हैं, हमारे पास रिटन है। जब हमने ये कंक्लूड कर ली फिर हमने कहा कि अगर किसी की कोई अमेंडमेंट है रिटन दे दें, तो हमारे फाजिल दोस्तों ने रिटन भी दिए जो कि इसका हिस्सा है। अब एक जानिब अयाज सादिक साहब ये दावा कर रहे हैं कि तमाम कमेटी अरकान ने उन्हें अपनी इनपुट दी और ये तमाम तरामीम मुतफिका हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के ना सिर्फ रजा रब्बानी साहब बल्कि सेनेटर ताज हैदर भी उस दावे की आज उन्होंने तरदीद की। उनके बकौल पार्लिमानी कमेटी में 1 मिनट के लिए भी वो हाजिर नहीं हुए। आर्टिकल 230 में तरमीम कमेटी में डिस्कस ही ना हुई, ना ही मंजूरी कमेटी में ली गई। इसी तरह जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी मियां रजा रब्बानी की हिमायत करते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मुसव्वदा पढ़ा ही नहीं उन्होंने, तो कानून साजी कैसे की जाए। इसी तरह हुकूमत के एक और इत्तेहादी
JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी तनकीद करते हुए कहा कि एक ऐसा एजेंडा है जो हमें यहां आकर पता चला, हमें कल भी मंजूर नहीं था कि पार्लियामेंट के अराकीन को हांग कर लाया जाए और हमें आज भी यह मंजूर नहीं कि उनसे अंगूठा लगवाया जाए। दूसरी जानिब इसहाक डार के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने की खबर पर आज भी बहस जारी है। खुद इसहाक डार साहब ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने की तरदीद नहीं की अभी तक। अगर तो ये सारे स्टेक होल्डर्स एग्री कर जाते हैं और आपको बना दिया जाता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे आप निकाल दे काइंडली, किसी को भी बना दिया जाए। नहीं, आप बनने के लिए तैयार हैं वैसे? नहीं, मैं देखिए, अगर आप पर ये जिम्मेदारी डाल दी जाए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे अब तक जो भी अपना पिछले 30 साल में जिम्मेदारी डाली गई है, मैंने कोशिश की है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। उसमें मेरा जजमेंट एरर हो सकता है, लेकिन मैंने कभी खुदा ना खास्ता उसमें उस फैसले में या उसमें ये सबको पता है कि मैं उसमें ज़रा भी जोर नहीं आने दी। कोई मुझे कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं कभी किसी को कर सका या कोई मेरिट के खिलाफ काम, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये अल्लाह ने जिसे काम आदिल साहब लेना होता है उससे काम ले लेंगे। अब इसहाक डार साहब की इस गुफ्तगू के बाद दूसरे उनके अपने भी मुख्तलिफ बातें करते नजर आए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसहाक डार के निगरान वज़ीर आज़म बनने की बात सिर्फ क्या सराई है और हमें मौका नहीं देना चाहिए कि लोग हमारी तरफ उंगलियां उठाएं। अब निगरान वज़ीर आज़म का नाम इसहाक डार साहब का सामने आने के बाद से पीपल्स पार्टी की जानिब से उस पर मुसलसल एतराज़ हुआ। इसका इजहार आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मियां रज़ा रब्बानी ने भी किया, बल्कि गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने भी खुलकर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया। कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। हमने कमेटी बन गई है 3 मेंबर, वो जब जैसी बातें होंगी शुरू मुशावरत में वो लीडरशिप को बता देंगे क्या क्या नाम हैं, आगे पीछे ये नाम होंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। लेकिन आज आसमा शिराजी सीनियर साफ़ी हैं, उनके प्रोग्राम में शहरी रहमान का कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे किसी नाम के लिए बंद नहीं हुए, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म की मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। आज हमने देखा मुश्तरका पार्लिमान के इजलास में कि जो अमेंडमेंट्स होनी थी इलेक्शन एक्ट में, जिसे इलेक्शन एक्ट 2023 बिल का मुसवदा जो है वो भी अब तो सामने आ चुका है, उसमें पीपल्स पार्टी को शदीद एतराज़ात थे। रज़ा रब्बानी साहब की स्पीच है, ताज हैदर साहब की स्पीच है। क्या आपको एतराज़ इस बात पर है कि हमारे साथ मुसवदा शेयर नहीं किया गया? इन दोनों को तो ये एतराज़ात था, या जो तरामीम की जा रही हैं उस पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है? बहुत शुक्रिया। मैं क्योंकि आज ऐवान में नहीं था, मुझे तफसील का नहीं इल्म के एतराज़ की नौयत क्या है, लेकिन जनरली ये बात कही गई है कि जिस आर्टिकल के साथ वज़ीर आज़म केयर टेकर वज़ीर आज़म का इख्तियार चैलेंज हो रहा है, उसको इख्तियार में इजाफा किया जा रहा है, उसके ऊपर एक सवाल है। बाकी तो जनरली शिकों के ऊपर एतराज़ात नहीं उठाए गए, सिर्फ इसको उठाया गया कि इसके ज़रिए आर्टिकल 230 की अमेंडमेंट के जरिए जो वज़ीर आज़म के इख्तियार बढ़ाए जा रहे हैं ये मुनासिब नहीं है और ये हमसे डिस्कस नहीं हुआ। मेरा ख्याल है यही गुफ्तगू हुई है और ये हमें चाहिए कि जिस तरह की गुफ्तगू है उसी के तनाजुर में देखा जाए। लेकिन इसहाक डार साहब का फरमाया, इसहाक डार साहब की गुफ्तगू बड़ी वाज़ेह है। उनसे सवाल किया गया उन्हें कि किसी और को बना दे, किसी को भी बना दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर उनसे कहा गया कि नहीं, आप पहले भी बड़े अहम काम करते हैं, अगर आपको बना दिया जाए, ये जिम्मेदारी आप पे डाल दी जाए। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं जितनी भी जिम्मेदारियां मुझे दी हैं मैं बदरजा होता हूँ उसको निभाने की कोशिश करता हूँ, ये करता हूँ, मुझ पर कोई एतराज़ नहीं है, उसमें कोई शक नहीं। ही इज़ द मोस्ट सीनियर मैन, बड़े तजर्बाकार आदमी हैं, उनका आइन और इकोनॉमी के ऊपर बड़ा वाज़े उनका एक्सपीरियंस है। सो इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उसमें कतन ये बात नहीं है कि हाँ मुझे बना दिया जाए तो मैं चला लूंगा, ये तो गुफ्तगू ही नहीं हुई। सो उसको इस तरह इंटरप्रेट करना ठीक है। कायरा साहब, इस पर तफसीली गुफ्तगू आगे चलकर आपसे करते हैं। ये जो आपने सेक्शन 230 की बात की, इलेक्शन एक्ट 2017 की, उसकी सब क्लास 2 में अमेंडमेंट की बात हो रही है, जिसमें निगरान जो वज़ीर आज़म है उन्हें बाख्तियार बनाया जा रहा है कि जो स्पेशली जो मईशत से रिलेटेड फैसले हैं कि IMF से जो मुआहदा हुआ है, जो रिफॉर्म्स हमने करना है, उसमें कोई रुकावट ना आए। और इसहाक डार साहब से मैंने ये इंटरव्यू किया, इसी पर इसहाक डार साहब ने भी ये कहा कि ये होना चाहिए और ये होकर रहेगा। तो इसका मतलब कि कल जब ये बिल पेश होगा
तो पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत नहीं करेगी? मैं अभी ये तो नहीं कह सकता, ये तो पार्टी का फैसला होगा जो भी पार्टी करेगी। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है, प्रिंसिपली ये बात लॉजिकल लगती है कि हमने IMF से मुआहदा किया है और IMF से होने वाला मुआहदा वो कई सारी शराइत रख सकता है, उसकी हो सकती है। लेकिन ये जो कुछ भी होना चाहिए था, ये पहले कमेटी लेवल पे सबको एतमाद में लेकर इस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी। तो शायद ये एक अर्जेंसी के तौर पे, एक नेसेसिटी के तौर पे तस्लीम कर लिया जाता। मैं तो वैसे जाती तौर पे इस बात का अदरवाइज कायल हूँ कि इस ओहदे पे भी सियासी लोगों को आना चाहिए। ये ओहदा किसी इंतजामी या रिटायर्ड लोगों के लिए नहीं है, ये मुल्क का सबसे बड़ा सियासी ओहदा है। इस पे किसी सियासी शख्सियत को केयर टेकर बैठना चाहिए बन के। लेकिन डार साहब के बारे में जो गुफ्तगू, बाकी चीज़ों के बारे में जो गुफ्तगू और जो इख्तियारात बढ़ाने की गुफ्तगू है, इसके बारे में ख़ास तौर पे इख्तियारात के हवाले से अगर इसमें जमातों को एतमाद में ले लिया जाता तो ज़्यादा मौजू होता। ठीक। कारी साहब, दूसरा मुझे बताइएगा कि एक खदशा है PMLN को कि जी अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है कोई और आ जाता है और ये मामला एक्सटेंड हो जाए 6, 7, 8 महीने, तो यही वजह है कि वो चाहते ये हैं कि कोई ऐसे काबिल एतमाद सियासतदान जो कि डार साहब भी हो सकते हैं वो बने कि मामलात हमारे कंट्रोल में ही रहें, और इसीलिए उस वज़ीर-ए-आज़म को बाइख्तियार भी बनाया जा रहा है कि वो अहम फैसले भी कर सकें। कितना आप इन खदशात में वजन समझते हैं कि है? शायद पहली बात तो ये है कि ये तो मैंने तो किसी से सुने नहीं ऐसे किसी खदशे का इज़हार। ये मफरूज़ा है। अब मफरूज़ा पर मबनी क्या बात की जा सकती है? जहां तक ताल्लुक है कि किसी को बनाया जाए ऐसे शख्सियत को जो एतमाद वाला हो, तो डार साहब के ऊपर मैंने कहा ना, तजर्बाकार तरीन आदमी है, लेकिन जिस तरह ख्वाजा आसफ साहब ने कहा कि वो अपनी जमात के सीनियर तरीन लोगों में से हैं, लिहाजा उन पर सवाल भी उठ जाएंगे। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप डार साहब की सूरत में मुस्लिम लीग को बहुत वज़ीद हो। और ये भी गुजारिश है कि असम्बली या हुकूमत की, केयर टेकर हुकूमत की मुद्दत बढ़ जाए, कैसे, इसका कोई जवाब नहीं है कि कैसे मुमकिन है कि बढ़ जाए। मेरा नहीं नजर में कि इसके बढ़ने का कोई अमकान है, और मुस्लिम लीग की ख्वाहिश है कि टाइमली इलेक्शन हो जाए, जहां तक मेरी इतलात का इल्म है। ठीक। वैसे कारी साहब, ज्यादातर जो जब तक एक काम हो ना जाए तो जितनी भी खबरें होती हैं उन्हें मफरूज़ों की बुनियाद पर ही कहा जा सकता है, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सके या स्टेक होल्डर से बात हुई, आप जैसे सियासतदानों से लेफ्ट राइट हम उठते बैठते रहते हैं, खदशा सबको है। और शायद ये मरदमशुमारी या हल्का बंदियों को लेकर तकरीबन 7 से 8 हफ्ते इंतखाबात में डिले हो सकता है। उसके लिए पहले मरदमशुमारी का नोटिफाई होना, तमाम स्टेक होल्डर्स का उस पर मुत्तफिक होना, और फिर आइन के अंदर अमेंडमेंट होना, ये सारा कुछ जरूरी है। अगर हल्का बंदियां नहीं होनी है तो क्या सूबों के माबैन जो असम्बली की सीटों का तनाजर है या तनासुब है वो तब्दील होना है। उस तब्दील होने के लिए फिर आइनी अमेंडमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ माहिरीन की ये राय है, मेरी राय इससे मुख्तलिफ है, लेकिन कुछ माहिरीन की, संजीदा माहिरीन की ये राय है। तो उसके अंदर तो बहुत सारी रुकावटें हैं। और फिर ये कि आइन ये कहता है असम्बली की मुद्दत खत्म हो रही है कि मिड टर्म असम्बली की, यानी पंजाब असम्बली में केयर टेकर गवर्नमेंट की मुद्दत बढ़ गई है, तो ये भी हो सकता है। इन दोनों में कोई रेलेवेंस नहीं है। वहां पे असम्बली के मुद्दत के दौरान असम्बली डिसॉल्व कर दी गई, असम्बली तोड़ने के ऊपर एतराज था कि असम्बली सही नहीं तोड़ी गई, उसके ऊपर मुबाहिसा था कि सिर्फ एक सूबे के अंदर इलेक्शन नुकसानदेह होगा। पार्लियामान में सारी जमातों ने मुस्तरद किया, बाकी जमातें जो पार्लियामान में नहीं उन्होंने भी मुस्तरद किया सिवाय एक जमात के, तो उसकी तो और सूरत हाल है। लेकिन यहाँ तो जो मैंडेट है वो खत्म हो रहा है, जो असम्बली मेंबरान को मैंडेट दिया गया था वही खत्म हो रहा है। लिहाजा इसमें किसी इजाफे की कोई गुंजाइश नहीं है। और मरदमशुमारी बिल्कुल, ये जो मुतालबा है ये आइनी और कानूनी है, लेकिन आइनी और कानूनी मुतालबे के साथ ही साथ एक और चीज भी देखनी चाहिए कि आइन का एक बड़ा वाजे और फिर लॉजिकली भी बड़ा वाजे है कि इलेक्शंस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी तो नहीं हो सकते। जिन जमातों का ये मुतालबा है, लाइक MQM, मुझे उनके आर्गूमेंट का एहतराम है, लेकिन उनका एक मुतालबा ये है कि आप असम्बली के जो नए इंतखाबात हैं ये नई मरदमशुमारी के तहत कराए जाएं।
लेकिन इस मर्दमशुमारी को चैलेंज करने वाली जमातों में भी सफ़े अव्वल पे MQM ही है। सो वो तो MQM कह रही है कि इसके नताइज दुरुस्त नहीं है। उनको सेटिस्फाई करने के लिए पहले तो मर्दमशुमारी को ठीक करके उनको सेटिस्फाई किया जाए, फिर उसको नोटिफाई किया जाए, उसके बाद भी फिर अगले मरहले हैं। तो उसके लिए तो इलेक्शन मुलतवी होना है, और इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान मुझे नजर नहीं आता। इसका कौम को नुकसान होगा। ठीक है कारा साहब, आखिर में देखिए, निगरान प्राइम मिनिस्टर का फैसला जो है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आइन की बात नहीं कर रहा, आइन के तहत तो शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज ने करना है, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है, और जाहिर बात है उसमें एस्टेब्लिशमेंट की इनपुट होगी, जरदारी साहब की भी उसमें इनपुट होगी। अगर ये मिलकर ये फैसला कर देते हैं कि इशफाक डार साहब को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ऑल्दो ख्वाजा आसिफ साहब तो कह चुके हैं, लेकिन मैं किसी बुनियाद पर किसी इंफॉर्मेशन की वजह से बात कर रहा हूँ कि डार साहब का नाम अभी भी राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। अगर जरदारी साहब उनके साथ मान जाते हैं, अच्छा फैसला होगा ये? देखिए, इसके ऊपर बहुत बड़ा तनाजा खड़ा होगा, इस पर मुबाहिसा खड़ा होगा मीडिया में। अदरवाइज बहुत मुझे डार साहब की, मैंने फिर कहता हूँ, डार साहब के तजुर्बे, उनके सियासी तजुर्बे, उनके आइनी तजुर्बे, उनके मईशत के तजुर्बे के ऊपर तो कोई शक वाली बात नहीं है। अगर उनका मुस्लिम लीग के सफ़े अव्वल से ताल्लुक ना हो और वो मियाँ साहबान के रिलेटिव ना हो, तो मेरा ख्याल है डार साहब ने उस बात को वजाहत भी कर दी। डार साहब खुद भी नहीं बनना चाहेंगे, सो इस मुबाहिसे से निकल जाना चाहिए। अब सिवाय इसके कि मैं डार साहब के बारे में कहूँ जो भी, तो हमारी तलखी पड़ेगी ना। ये बहस तो है ही नहीं, नाम जब पुट होगा इसके ऊपर मजीद बातें फिर ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक, कमर जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद अहमद बिलाल महबूब साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और MQM के ख्वाजा इज़हारुल हसन से भी पूछेंगे कि कल सिंध असम्बली में क्या होने जा रहा है, क्या अपोजिशन लीडर जो है वो MQM का इलेक्ट हो जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले कमर जमान कायरा साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी, और इन्हीं मामलात को आगे लेकर चलते हैं कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियंस हैं, तजियाकार हैं, वो मुल्की हालात को कैसे देख रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। खोकर साहब, आज जो पार्लियामेंट में हुआ कि एक तो जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 30 है, उसमें सब सेक्शन 2 जो है उसको अमेंड करने जा रहे हैं, यानी निगरान प्राइम मिनिस्टर जो है उसे बाइख्तियार बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत कर रही है, लेकिन खबर हमारी ये है कि कल तक वो भी मान जाएंगे और ये मामला हो जाएगा। क्यों आपके ख्याल में ये ज़रूरत पेश आ रही है मौजूदा जो हुक्मरान है उनको कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को बाइख्तियार बनाया जाए? आदिल भाई, पिछले एक हफ्ते में 2 वाक़यात हुए हैं कि जिन्होंने इलेक्शंस का जो प्रोसेस है ना सिर्फ उसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, उनकी शफाफियत पे सवाल खड़े किए हैं, बल्कि उन्होंने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी है कि आप और मैं और दीगर पाकिस्तानी इस वक्त ये चीज़ सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आया इलेक्शंस वक्त पर होंगे या नहीं। पहला जो वाक़या था वो डार साहब की बतौर निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री, उसके हवाले से ख़बरें आना, फिर आप ही के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने डिनाई नहीं किया इसको। तो पहला तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है बतौर निगरान वज़ीर आज़म की, वो हुकूमती इत्तेहाद के लिए या एक मखसूस जमात के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए ये सोचना कि इतनी वाज़िया उनकी पोजीशन है मुस्लिम लीग नून के अंदर, इतनी कुर्बत है उनकी मियाँ नवाज शरीफ साहब से, रिश्तेदारी है उनकी, कि उनका जब नाम फ्लोट किया जाएगा तो उसके ऊपर रिएक्शन आएगा। इस चीज़ का एहसास भी ना होना, मेरे लिए तो ये एक बड़ा हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान की जो ऑलरेडी इतना पोलराइज्ड है कि जहाँ पर नफरतें अरूज पर हैं, वहाँ पर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आने वाला इलेक्शन कम से कम कंट्रोवर्शियल हो। और इशफाक डार साहब की जो अपॉइंटमेंट है उसकी सूरत में जाहिर बात है एक कंट्रोवर्सी तो फिर जनरेट होगी, लोगों को बात करने का मौका मिलेगा, तो हुकूमत ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, हसासियत ही हमें नहीं नजर आई। अच्छा, और दूसरा जी आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि चूंकि IMF के साथ जो मुआहदा है, हमने रिफॉर्म्स करनी है, वो डिसीजंस लेने हैं, तो ये डिट्रैक्ट ना हो जाए, इसीलिए डार साहब जो हैं वो माहिर मईशत भी हैं और सियासतदान भी हैं, तो उन्हीं को बनाया जाए। पिछले 8 महीने में 9 महीने में IMF का प्रोग्राम हासिल करने के लिए उसके अंदर सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल थे वो डार साहब की अपनी पॉलिसीज थी, डार साहब की अपनी इकोनॉमिक मईशत के बारे में जो सोच थी वो थी।
वज़ीर आज़म को खुद निगोशिएट करना पड़ा, वज़ीर आज़म को खुद बात करनी पड़ी। एयाज सादिक साहब का तो इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जिसके अंदर उन्होंने पूरा अहवाल बयान किया कि किस तरीके से उन्होंने पेरिस में कन्विंस किया IMF के जो सीनियर एहलकार थी उनको पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए। तो डार साहब तो वहां पर मौजूद नहीं थे, ये काम तो वज़ीर आज़म को खुद सर अंजाम देना पड़ा। और डार साहब का बतौर फाइनेंस मिनिस्टर IMF के साथ जो तल्लुक के अंदर जो एक सर्दमहरी थी वो भी हमारे सामने थी। दूसरा, अगर आपको इतनी जल्दी है कि वो मुआहदे जो हैं वो अगर ये दलील आपकी दुरुस्त है तो फिर आप इलेक्शंस 90 दिन में क्यों करा रहे हैं, 60 दिनों में कराएं। आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है वो तो बड़ी वाज़ेह है कि आइन का स्पिरिट तो ये कहता है कि जो निगरान वज़ीर आज़म होगा, वज़ीर आला होगा, उसकी गैर जानिबदारानी के लिए कि उसके अहलो अयाल पे भी पाबंदी होगी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। मुस्तफा साहब एक ठीक है, तो मैं तो इस चीज को, इस आर्गुमेंट को बिल्कुल बाय नहीं करता। ठीक है, ये क्लियरली शुकूक व शबात को जन्म दे रहा है कि ये मकासद कुछ और है। अच्छा। जिनके लिए ये तरामीम की जा रही हैं, निगरान हुकूमत को एम्पावर किया जा रहा है और लोग हक बजानिब हैं कि जो पिछले 7-8 महीने में पंजाब के इलेक्शंस डिले हुए, खैबर पख्तूनख्वा के डिले हुए, हालांकि बाज़िया आइन की शिक मौजूद है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने नहीं हुए, तो लोग हक बजानिब है। लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि अगर शुक शबात पैदा हो कि ये शायद नीयत कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। अच्छा, मुझे देखें, जब पंजाब के CM बन रहे थे मोहसिन नकवी साहब, बहुत बड़ा एतराज़ था कि जी वो जरदारी साहब के साथ क्लोज हैं, वो मियाँ साहब के साथ भी क्लोज हैं, मतलब अदर देन PTI वो सबके साथ क्लोज हैं, एतराज़ हुआ। फिर जो KP में एक तमाशा इस वक्त है निगरान हुकूमत के नाम पर, लिटरली JUI की गवर्नमेंट है वहां पर, तो वो अगर हो सकता है और मियाँ साहब अगर अड़े रहे डार साहब के नाम पर और जरदारी साहब भी मान जाते हैं, ये तो कुछ लोग कुछ दो वाला मामला होता है, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट और बाकी स्टेक होल्डर्स भी मान जाते हैं, वो बन जाएंगे। नतीजा क्या होगा फिर? आने वाला जो इलेक्शन है, क्या उसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों को एतमाद होगा कि वो फ्री एंड फेयर है? मैं आपको सिर्फ एक वाकया कोट करता हूं आदिल भाई। नहीं, लेकिन इसमें वो ये कह रहे हैं, सॉरी आप वाकया कोट करें, लेकिन वो ये कहते हैं कि यार इलेक्शन तो ECP ने करवाने हैं, निगरान के टेकर वजीर आजम का तो कोई लेना देना नहीं होगा इलेक्शंस के साथ। जी, मैं आपको जो वाकया कोट करना चाह रहा था वो इसी से जुड़ा है। अच्छा, 2018 के इलेक्शंस हुए, RTS का फेलियर हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज ने समझा कि उन्हें दीवार से लगाया गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, मुझे याद है, उस वक्त एक सख्त पोजीशन ली और उन्होंने कहा कि इस कौमी असेंबली का हमने हल्फ भी नहीं उठाना। जी। बिलावल साहब ने उस वक्त एक पॉजिटिव रोल प्ले किया और उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामान के अंदर जाते। मौलाना साहब को ठंडा करने के लिए ECP के सामने एक जलसा रख लिया गया कि हम एहतजाज करेंगे कि जो इलेक्शनों के अंदर धांधली हुई है। 14 अगस्त उससे चंद दिन बाद थी। मौलाना साहब ने वहां पर खड़े होकर जो तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने कहा कि ये 14 अगस्त हम नहीं मनाएंगे, ये हमारे लिए कोई यौम आज़ादी नहीं है। आप उनका निकाल कर देखिए, याद है उनकी स्टेटमेंट, मुझे बड़ी सख्त स्टेटमेंट थी, बड़ी भारी गुफ्तगू थी जो उन्होंने की। हम खुदा ना खास्ता हम क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे सियासी जमातों को मौका मिले कि वो ये गुफ्तगू करें? इलेक्शन का प्रोसेस हमने बतौर पाकिस्तानी सोचना है। कौन करेगा ये गुफ्तगू? कोई भी सियासी जमात कर सकती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से आप तवक्को कर सकते थे कि वो ये गुफ्तगू करेंगे? नहीं, लेकिन अब तो पीपल्स पार्टी, PMLN, मौलाना साहब, MQM, GDA, ये तो सारे एक तरफ, PTI ही रह गई। PTI में कौन रह गया? ये देखिए, सियासत में इस तरह नहीं होता कि जब आप एक फरीक को, एक स्टेक होल्डर को आप उसको बिल्कुल दीवार से लगा दें और फिर तवक्को ना करें कि वो रिएक्ट नहीं करेगा। हम सियासतदान हैं, हम चीज़ों को सियासी तौर पे देखते हैं। हम समझते हैं कि लोगों को इस तरह दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए। आज मुल्क में कोई राजा रियाज साहब मेरे बड़े मोहतरम है, मेरे लिए कॉलीग है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनके लिए, लेकिन वो अपोजिशन लीडर नहीं है। वो पाकिस्तान की तारीख में आप दुनिया की पार्लियामान की तारीख में मुझे आप कोई ऐसी एग्जाम्पल दिखाएं कि जिसके अंदर ऑपोजिशन लीडर उठ के कहे कि मैं अगला आने वाला इलेक्शन जो है वो हुकूमती बेंचों की एक जमात के टिकट के ऊपर लड़ूंगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम वैसे आना चाहिए। मैं एक ब्रेक ले लूं खोकर साहब, फिर अहमद बिलाल साहब जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, गुफ्तगू वही जारी रखेंगे जो कमर ज़मान कायरा साहब से की, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से इससे पहले सेगमेंट में भी की। इस वक्त हमें ज्वाइन किया मारूफ कॉलमिस्ट हैं, पिल्डेट के सरबराह हैं अहमद बिलाल महबूब साहब। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो सेक्शन 230 में सब क्लास 2 है, जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात में इजाफा करना है,
अब आइन बड़ा क्लियर है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा, उसने सिर्फ इलेक्शंस को इंश्योर करना है कि वो हो जाएं, ऑल्दो वो तो ईसीपी ने करना है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, असिस्ट करे। अब उसको बाख्तियार बनाने का आपकी नजर में मकसद क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए? ऐसे ये बहुत दिलचस्प सी प्रोपोजिशन है जी। देखिए, कोई हुकूमत आने वाले वजीर आज़म को जब बाख्तियार बनाना चाह रही है तो उससे एक तो ये पता चलता है कि जो आने वाला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वो उनकी मर्ज़ी का प्राइम मिनिस्टर होगा जी। अगर उनकी मर्ज़ी का होगा तो इसका मतलब है कि वो कोई नॉन पार्टिजान तो नहीं होगा। अगर वो उनकी मर्ज़ी का ना हो तो उनको बाख्तियार बनाने का तो कोई मसला समझ में नहीं आता ना। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि इसका एक पहलू ये है कि बाख्तियार जो वज़ीर आज़म है वो तो उसी को होना चाहिए जिसको अवाम का मैंडेट हासिल हो। अब ये जो वज़ीर आज़म होगा ये तो मुंतखब नहीं होगा ना, इसको कोई मैंडेट नहीं होगा, तो उसको एक्स्ट्रा पावर्स देना ये तो बहुत ख़तरनाक बात होगी। ये तो इट रन्स काउंटर टू द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी कि एक गैर मुंतखब आदमी को उसके ज़िम्मे तो सिर्फ इतना ही काम भी बहुत है कि वो रूटीन काम कर लेता है, हत्ता कि वो ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता था ऑफिशियल्स के, इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बाद वो ट्रांसफ़र करता। अब कहाँ वो इकोनॉमिक डिसीजंस करेगा इतने बड़े बड़े, तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। अच्छा सर, ये आप तो उससे ख़तरनाक बात कह रहे हैं और आपके नज़दीक उससे रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि इनका अपना बंदा ही कोई आएगा, स्पेशली नून लीग का, लेकिन क्या ये भी उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो अपना बंदा भी लाना चाह रहे हैं, उसको बाख्तियार भी बनाना चाह रहे हैं? तो इसका मतलब कि शायद हम नवंबर में इंतखाबात ना देखें, वो 2-3 महीने, जो कि खदशात का इज़हार इस्लामाबाद में 2-3 महीने से हो रहा है कि वो डिले हो जाएंगे इलेक्शंस में। ये खदशात तो बहुत बयान किए जा रहे हैं, लेकिन मैं तो इतना ये भयानक पॉसिबिलिटी है कि मुझे ये मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई इतनी अहमकाना बात भी कर सकता है। यानी ये तो बिल्कुल अपने आप को, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल अपनी बॉडी पॉलिटिक्स से खारिज करने वाली बात है कि अब हम, कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ नहीं है, अब हम अपनी मर्ज़ी से फैसले करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि तो आप अपनी पूरी सोसाइटी को, जिसको आपने 1973 से कोशिश की है, बुरा भला दरमियान में पीरियड्स भी आए हैं, लेकिन आपको एक इस वक्त कानूनी हुकूमत होते हुए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से इग्नोर करेंगे तो ये तो पाकिस्तान को एक बिल्कुल कल्डी सैक में लेके जाएगा, बंद गली में लेके जाएगा, और फिर तो कई जो जिसकी मर्ज़ी होगी। फिर सबसे बड़ा ख़तरा ये होगा कि जिसके पास मसल है, ताकत है, वही फैसले करेगा ना। जो आप देखिए, जिसके पास पावर नहीं है उसके पास तो पावर कॉन्स्टिट्यूशन की होती है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही तोड़ के रख दिया, उसको भी बगैर ताकत के रख दिया, तो फिर तो उसके जिसके पास मसल होगा फिर वो करेगा। मुस्तफा साहब, आपने ब्रेक से पहले जो बात की कि जी एक क्वेश्चन मार्क जो है आने वाले इंतखाबात पर, और ये दो अहम बातें, एक तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और पूरा केयर टेकर सेटअप, और फिर एग्जांपल दी जो केपी में वैसे खिलवाड़ ही किया गया, वहाँ पे तो लिटरली JUI की गवर्नमेंट है। पंजाब में नकवी साहब पर भी सवालिया निशान थे उनकी उस पर। अब अगर इस सब कुछ के बावजूद ये हो जाता है और फिर इलेक्शंस डिले सही लेकिन हो जाते हैं, तो इलेक्शन पर आप कह रहे हैं सवालिया निशान होगा, उसके बाद क्या होगा? चले अगर सवालिया निशान भी आ जाता है। मैं अहमद साहब की गुफ्तगू में किए गए एक एक लफ्ज़ पर इनसे मुत्तफ़िक हूँ और बहुत खूबसूरत तरीके से लॉजिक के साथ इन्होंने आपके साथ आपके सवालात का जवाब दिया है। और आने वाला जो वक्त है उसके अंदर फिर जो क्राइसिस हैं वो शायद इतने गहरे हो जाएं कि जब आपने आइन, उसके आइन की वाज़िया जो शिकें हैं उनके ऊपर अमल ना करने का जो रस्म है उसको इतना मजबूत कर देना है, तो फिर आने वाले वक्तों में किसी ने इसके ऊपर अमल नहीं करना जी। वो हॉब्स की एक उस थीरी है कि जो ज़िंदगी थी वो एक शॉर्ट ब्रूटिश और जहाँ पे कोई कानून नहीं होता, तो बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त कहा कि जो स्टेट ऑफ नेचर जिसमें हम फिर जाएंगे, जिस दौर में हम जाएंगे, उसके अंदर फिर लॉ ऑफ द जंगल होगा। फिर ठीक उन्होंने कहा कि फिर ताकत के ऊपर फैसला होगा। तो हम क्यों इस भयानक मंजरनामे को हकीकत में बदलने पर बज़िद हैं? हमारे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसने हमारे इख्तलाफात के जरिए बनने वाली चीज़ों को तय कर रखा है। उसने ये सबसे बुनियादी बात ये तय कर रखी है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे, वो फ्री एंड फेयर होंगे
और उसके नतीजे में बनने वाली जो हुकूमत होगी, अवाम फैसला करेगी कि इक़्तिदार किसके हवाले किया जाएगा। हम क्यों बज़िद हैं कि हमने उसको नहीं मानना। ये पाकिस्तान के माजी में जो हमारे एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं, हमें तो उन एक्सपीरियंसेस के बाद कानों को हाथ लगाना चाहिए था कि हम कभी जिंदगी के अंदर अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम्स इन कमिंग टाइम्स ना क्रिएट करें। हम तो दोबारा बज़िद है कि हमने वो गलतियां फिर दोहरानी है। जी, अहमद बिलाल महबूब साहब, आखिर में आपके कमेंट मुझे चाहिए। ये जो सब कुछ हो चुका है या आगे होने जा रहा है, बहुत अब तो ओपन सीक्रेट्स ही हैं, बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क में, क्या ओपोजिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है? मुझे लग रहा ये है कि 2023 के इंतखाबात के बाद कोई ओपोजिशन नहीं होगी। Am I right? देखिए, ये कभी भी मुमकिन नहीं होता। डिज़ाइन लोग करते हैं चीज़ों को और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ऐसे होगा, लेकिन जब कभी वो जो ट्रेडिशनल मानों में अपोजिशन नहीं होती तो खुद पार्टियों के अंदर से अपोजिशन उठ के आती है। आपने देखा था ये 1985 का इलेक्शन जो था वो गैर जमाती इंतखाब था ना, उसका मकसद भी यही था कि कोई अपोजिशन नहीं आएगी, लेकिन उसी में से अपोजिशन बनी। अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर से इख्तलाफात उठ रहे हैं, कोलिशन के अंदर से इख्तलाफात उठ रहे हैं। इस तजवीज़ के बारे में आज पार्लियामेंट की मैं डिबेट सुन रहा था। जी जी बिल्कुल। इस तजवीज़ के बारे में कितनी सख्ती से लोगों ने इसकी मुखालफत की है कि आप केयरटेकर गवर्नमेंट को एम्पावर करें। तो ये अपोजिशन का तसव्वुर तो ये कर लेना कि वो नहीं होगी, ये नामुमकिन है। अपोजिशन होगी, और बाज़ जहाँ ऑर्गेनाइज तरीके से अपोजिशन को मौका दिया जाता है तो आपको पता होता है कि ये अपोजिशन है। जहाँ आप चीज़ों को इस तरह से रोकेंगे, वहाँ कहाँ से आपको सरप्राइज़ मिल जाए कि वो अपोजिशन उठ के आ जाए और ख़ुद आपकी अपनी पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाए, ये भी इम्कान होता है। तो इस किस्म की चालाकियाँ नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। जैसे फ़खर इमाम साहब जो थे उस वक्त उम्मीदवार थे जनरल ज़िया साहब के स्पीकर के लिए, और वो इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हार गए, बिल्कुल। ये भी अब और उसी 85 की गैर जमाती जो कौमी असेंबली थी उसने फिर उस वक्त वोट नहीं किया था। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, थैंक यू सो मच। शाजी, ब्रेक के बाद वैसे तो तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हर जगह खत्म हो गई हैं, कश्मीर भी और तकरीबन जीबी भी। ओपोजिशन लीडर सिंध जो है वो तहरीक इंसाफ का है, और खबरें ये हैं कि कल ओपोजिशन लीडर जो हैं वो भी तब्दील होने जा रहे हैं। MQM पाकिस्तान को ये ओहदा तकरीबन मिल चुका है अगर नंबर गेम को देखा जाए। ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ पर नंबर गेम जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है, ओपोजिशन भी वही कर रहे हैं, तो MQM पाकिस्तान को कैसे ये ओहदा मिल सकता है? तफसीली गुफ्तगू करेंगे ख्वाजा इज़हारुल हसन से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ की गैर हाजिरी और मौजूदा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अलीम आदिल शेख की गैर मौजूदगी के बायस अपोजिशन लीडर के लिए सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच चुकी है। MQM के अपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें भी हो रही हैं। आज GDA ने भी मुत्तहिदा की हिमायत का बाकायदा ऐलान कर दिया। साहब का और अपने GD के तमाम दोस्तों का, डॉक्टर साहब का, सरदार साहब का, अपने तमाम दोस्तों का और इनके आपके इस मेहमान नवाजी का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अपोजिशन लीडर जो आपकी बनेंगी ये GDA की मुश्तरका, MQM की मुश्तरका है, और इंशाअल्लाह ताला हम आपकी जो है वो जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी सोच है, हम उस पर इंशाअल्लाह ताला पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये वक्त है कि 2018 की जो भी सिंध के ऊपर कालक मिली गई थी उसको हम धोने की कोशिश करें, और यकीनन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला ये धुलेगी, और यकीनन हमारी नज़र में जो हमारी अपोजिशन लीडर हैं, पूरे अपोजिशन का जो बयानिया है वो हुकूमत के सामने। MQM ने TLP से भी हिमायत की दरख्वास्त की है। उनके 3 अरकान हैं। इस सिलसिले में PTI के मुनर्रिफ अरकान से भी रब्ता किया गया GDA की जानिब से हिमायत के ऐलान के बाद, लेकिन MQM कॉन्फिडेंट है कि उन्हें किसी और नंबर गेम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना उन्हें किसी और पार्टी की ज़रूरत है। ओपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बताया ये जा रहा है कि काफ़ी अहम किरदार उन्होंने अदा किया, और MQM के वफ़द के हमरा GDA के सदर पीर सदरुद्दीन शाह राशदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात भी की। लेकिन अचानक MQM क्यों चाहती है कि ओपोजिशन लीडर इनका आ जाए, जबकि नंबर गेम्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ओपोजिशन तो ठीक है, उनके जो ओपोजिशन लीडर हैं वो इस वक्त नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ का हक है। अब MQM की रुकन असम्बली जो है राना इंसार, उनकी हिमायत की दरख्वास्त बाकायदा तौर पर की गई है। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब, कल आप बाकायदा दरख्वास्त जमा करने जा रहे हैं,
पहले तो ये बताइएगा कि क्या नंबर गेम आपके पास पूरी है, और आपको अब चूंकि जीडीए ने बाकायदा हिमायत का ऐलान कर दिया, जीडीए के कितने लोग इस दरख्वास्त पर दस्तखत करेंगे, एमक्यूएम के कितने दस्तखत मौजूद हैं, और क्या इन दोनों को मिलाकर आप कॉन्फिडेंट हैं कि ओपोजिशन लीडर आप अपना कल लेके आ जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, रूल्स में लिखा है मेंबर इन अपोजिशन बेंचेस। अब मेंबर की तारीफ यह है कि वो असेंबली का रुकन हो और उसने ओथ उठाया हो, उसमें यह नहीं है कि वो किस पार्टी का है। तो हमने तमाम लोगों से रब्ता किया, तो हमने पीटीआई के लोगों से भी रब्ता किया, जीडीए से भी रब्ता किया, तो तकरीबन हमारे पास कोई 35 से ज्यादा अरकान के नंबर मौजूद हैं और सिग्नेचर्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि कल सुबह सिंध असेंबली में 11 से 12 के दरमियान स्पीकर साहब के पास जमा करवाएंगे। और जहां तक आपने फरमाया कि पीटीआई का हक है, देखें जी, कॉन्स्टिट्यूशन में यह है कि अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस दोनों बैठ के तय करेंगे। खतो खिताबत से व्हाट्सएप के ऊपर तो कोई नहीं निगरान हुकूमत बनेगी। अगर हलीम आदिल शेख साहब यहाँ होते और पीटीआई की सूरत हाल जो इस वक्त है वो ये ना होती, तो यकीनन वही हुकूमत बना रहे होते। माजी में 3.5 साल हमने पीटीआई की वजह से स्टैंडिंग कमेटी में एक मेंबर ने हमारे हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ इस वजह से कि उनकी जिद थी कि उन्हें अकाउंटेबिलिटी कमेटी जो है उसका सरबराह बनाया जाए। तो इस वजह से हमने पीटीआई के बहुत साथ दिया। लेकिन जब अब मेंबर ही नहीं है, 3 या 4 अरकान 5 अरकान उनके आ रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन गायब हैं, तो फिर ऐसी सूरत में दूसरी अक्सरियत जो है वो फिर एमक्यूएम की बनती है। और फिर एमक्यूएम ने ये अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए बजाय कि पीपल्स पार्टी को एज ए लीडर ऑफ द हाउस अकेले जाने देते, सोलो फ्लाइट करने देते, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट करना निहायत जरूरी है, तो वो हमने पूरी कर दी। ठीक है, ये ख्वाहिश साहब ये बताएगा, कल को अगर आपका लीडर ऑफ द ओपोजिशन आ जाता है, उसके बाद क्या बाकायदा मुशावरत शुरू होगी या ऑलरेडी आपकी कोई मुशावरत हुई है वहां की हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से निगरान सेटअप पर? नहीं, देखें, फेडरल में तो हमारी कमेटी बन गई है, जिसमें फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और अमीनुल हक साहब हैं। वहां पे तो निगरान वज़ीर आज़म और काबीना की मशावरत हो रही है। लेकिन यहाँ पर जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा नहीं, चीफ मिनिस्टर आईनी तौर पे किसी से रब्ता कर नहीं सकते। तो जैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन से रब्ता होगा, उसका एक प्रोसेस है 8 दिन का, तो वो पहले के 3 दिन है, फिर उसके बाद 3 दिन है, फिर 2 दिन है, तो फिर उसके बाद निगरान हुकूमत का वज़ीर आला कायम हो जाए। ठीक, मुझे ख्वाहिश साहब ये बताइएगा, ये जो मरकज का मामला है, तकरीबन 12 अगस्त या उससे पहले कौमी असम्बली तहलील हो जानी है, आपका एक ऐसा मुतालबा है जिससे कि 2-3 महीने इंतखाबात डिले भी हो सकते हैं। आपने एहतजाज भी किया, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको कहा कि जी मरदमशुमारी के लिहाज से जितने आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन्हें एड्रेस किया जाएगा। लेकिन कैसे एड्रेस किया जाएगा जब 90 डे के अंदर अंदर, मतलब 12 नवंबर से तो लेट नहीं किए जा सकते। क्या जो वज़ीर आज़म ने आपसे वादा किया कि जी आपके कंसर्न्स एड्रेस किए जाएंगे, आप रियलिस्टिकली समझते हैं कि इतना टाइम और वो है और वज़ीर आज़म अपना वादा पूरा करेंगे जाने से पहले? पहली चीज तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि पूरे मुल्क की मरदमशुमारी के लिए आपने 1 महीना रखा है और आप पूरे मुल्क की मरदमशुमारी 1 महीने में करते हैं। अब उस मरदमशुमारी को 2 प्रोसेस हैं, एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से उसने इंडोर्स होना है, पार्लियामेंट से पास होना, काबीना से पास होना है, तो सीसीआर 2 ही दिन का तो मसला है। आपने नोटिफाई तो करना है खाली कि भाई ये हो गई है, 35 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, वो खर्च होने के बाद जाया तो ना हो। तो हमारी ख्वाहिश तो ये कि इलेक्शन टाइम पे हो और इसी मरदमशुमारी पे जो नई है, जिसपे आपने अरबों रुपए खर्च किए कराची के टैक्स पेयर्स के, तो उसके ऊपर नए इंतखाबात हो जाए, इसमें हर्ज क्या है। लेकिन वजीर आज़म साहब ने हमसे ये बिल्कुल ये बात की है और इस पर गौर व फिक्र हो रहा है कि पुरानी अदाद शुमार पे किए जाए या नए। हमारे पास इसकी दलीलें हैं कि नए पे किए जाए। तो ख्वाहिश साहब, अगर नए पे हों और उसमें फिर भी 7-8 महीने का अगर डिले आ जाता है आम इंतखाबात में, वो आपको एक्सेप्टेबल है? डिले हो जाए लेकिन नए मरदमशुमारी के तहत हों। मेरी गुजारिश ये है ना कि डिले की वजूहत क्या है, क्यों डिले होगा। पहली तो चीज सवाल ये पैदा होता है, असल काम तो हो गया ना आपका, 90% काम तो मरदमशुमारी का हो चुका। अब मैंने आपसे बताया 2 दिन है। नहीं ख्वाहिश साहब, लेकिन ख्वाहिश साहब अर्ज ये है कि अगर रिजल्ट्स नोटिफाई हो जाते हैं, उसके बाद डिलिमिटेशंस होनी है, हल्का बंदियां होनी है, तो उसमें
6, 7, 8 वीक का डिले तो आ सकता है, इतना स्पीड, क्योंकि उस पर एतराज़ात भी आएंगे, मामलात कोर्ट में भी जाएंगे, तो ये लिंगर ऑन ना कर जाए ना मामला। बहुत ज्यादा, देखिए बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। मुल्क का मुस्तकबिल है, कराची तक पेशावर। अगर ये मुल्क एक नए स्टैटिस्टिक के ऊपर खड़ा होता है जिसकी बुनियाद पर एनएफसी है, 18 अमेंडमेंट है, और अगर इसमें चंद माह डिले भी होता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन होने चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। हम नई मरदमशुमारी भी करने का इसरार हुकूमत हमारा मान लेती है, तो क्यों नहीं इसको कुछ ताखीर भी हो जाए, तो कोई वजह नहीं। ठीक, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जोइनिंग आज के प्रोग्राम पर। फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।